हाय मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, मैं आज आपके लिए 15 महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि आपके लिए आने वाले विज्ञान के पेपर में आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण होंगे, जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन विस्तृत प्रश्न आने के 100% चांसेस हैं। मैं एक्सपीरियंस होल्डर आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। तो मैं आपके लिए रासायनिक विज्ञान से प्रश्न बताना शुरू करता हूं। देखिएगा, यदि मैं आपको पूर्ण विधि बताऊंगा, टोटल सॉल्व करूंगा, तो देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाकर आपको प्रश्न बताऊंगा। इन्हें आपको, आई होप, मैं जानता हूं कि आपने याद कर लिए होंगे, लेकिन आपको ये पता नहीं कि महत्वपूर्ण कौन से हैं। तो मैं आपको आज महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताता हूँ। 15 में से 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए एग्जाम में जो आपको करने हैं वो इन्हीं में से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, व अणुसूत्र और इनके भौतिक गुण। यदि शॉर्ट में आएंगे तो आपको भौतिक गुण और रासायनिक गुण पूछेगा, अणुसूत्र पूछेगा। यदि लॉन्ग में आएंगे तो टोटल पूछेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम, अणुसूत्र लिखिए या इसकी समीकरण भी दीजिए, और इसका नाम विरंजक चूर्ण भी है। क्या इसका नाम? विरंजक चूर्ण भी है। ठीक है, तो आइए देखिए, पहले देखते हैं हम इसका रासायनिक नाम। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या इसका कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड है, CaOCl2। ठीक है, अब देखते हैं बनाने की विधि। ब्लीचिंग पाउडर को शुष्क भुजे चूने पर क्लोरीन की गैस की क्रिया द्वारा बनाया जाता है। कि ब्लीचिंग पाउडर को यदि हम भुजे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। देखिए, ये शुष्क भुजा चूना और ये क्लोरीन गैस, ब्लीचिंग पाउडर बन गया और जल निकल गया अलग। अब देखिए रासायनिक गुण। जल के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर को जल के साथ घोलने पर क्लोरीन गैस निकलती है। बिल्कुल इसी की जो बनाने की विधि है, इसी की बिल्कुल अपोजिट है हमारी रासायनिक समीकरण 1। इसी को उल्टा कर दो, यही हमें मिल जाएगी। याद करने की जरूरत नहीं है, केवल बनाने की विधि याद करो, और ये हमारी जल के साथ गर्म करने पर रासायनिक गुण दूसरा निकल ही आएगा। अब देखिए ऊष्मा का प्रभाव। 2 रासायनिक गुण आएंगे, तो शॉर्ट में आ जाएं, लॉन्ग में आ जाएं, 2 रासायनिक गुण मिलेंगे आपको। अब देखिए ऊष्मा का प्रभाव है, गर्म करने पर यह कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन में अपघटित हो जाती है। हमने गर्म कर दी, गर्म करने पर ऑक्सीजन अलग निकल जाएगी और CaCl2 अलग हो जाएगी। ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, केवल 2 याद करनी है बस। अब देखिएगा, अब इसके भौतिक गुण और उपयोग। देखिए उपयोग है इसके, केवल 2 उपयोग याद करने हैं आपको। कितने उपयोग? 2 उपयोग। ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, और दूसरा है हमारा चीनी को सफ़ेद करने के लिए, और तथा ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग करते हैं। मतलब चीनी को सफ़ेद करने के ऑक्सीकारक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। चीनी जो सफ़ेद की जाती है, इसी का प्रयोग होता है ब्लीचिंग पाउडर का। ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% पेपर में आने के चांस हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, धावन सोडा का रासायनिक नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी दीजिए। ये मैं आपको ये दूसरे चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा, इसी में से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है, तो देखिए रासायनिक नाम है इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुसूत्र इसका है Na2CO3 × 10H2O। ठीक, अब देखिए इसकी बनाने की विधि। बनाने की विधि क्या है इसकी? धावन सोडा क्रिस्टल कार्बोनेट तथा सोडा क्षार के रूप में पाया जाता है। देखिए, तो धावन सोडा प्राप्त करने के लिए कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करके इसमें सोडियम कार्बोनेट का विलयन मिलता है, जिससे वाष्पन से सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, यदि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में यदि NaOH में, इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। मतलब, या हम सादा समीकरण इसकी भी देखते हैं, कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से Na2CO3 गैस निकलती है। ये हमारी अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में है हमारा बनाने की विधि होगी। कैसे? कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट निकलता है,
ये देखिए साधारण विधि से कैसे, ये होगा NOH प्लस CO2 एरो Na2CO3 प्लस H2। यहाँ 2 की गुणा करनी पड़ेगी समीकरण संतुलित करने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसके रासायनिक उपयोग। ये देखिए पहले जल से क्रिया देख लो, यह जल अपघटित होकर क्षारीय विलयन देता है। अभी मैंने क्या बताया, बनाने की विधि का जल की क्रिया से उल्टा कर दो तो भी ये मिल जाएगी हमें। देखो इधर से ये देखो, यदि हम इधर इसे इधर लिख देंगे और इसको इधर लिख देंगे तो हमारी रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया, केवल 2 याद करनी है, ज़्यादा याद नहीं करनी है। इसके जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अवक्षेप प्राप्त होता है। जलीय विलयन देखो, ये होगा सोडियम कार्बोनेट, ये होगा जल और ये होगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। अब देखिए इसके उपयोग। अब इसके उपयोग देखिए, कठोर जल को मृदु करने में, मतलब जो हमारा कठोर जल होता है उसे मृदु करने में, और धातुओं के निष्कर्षण में। केवल 2 याद करने, धातुओं के निष्कर्षण में और कठोर जल को मृदु करने में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा अथवा सोडियम हाइड्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं, या खाने के सोडे के बनाने की विधि, इसके उपयोग या इसकी रासायनिक समीकरण, सभी इसी में आ जाएंगे। यदि लॉन्ग याद करोगे तो शॉर्ट भी बन जाएंगे आपके, इसी में से शॉर्ट आएंगे तो। अब देखिए बनाने की विधि क्या है इसकी, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ, अच्छी लैंग्वेज से, आपको आसान विधि से याद हो जाएगी। सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड व अमोनिया की क्रिया करके जल के साथ मिलाने पर हमें अमोनियम क्लोराइड व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्राप्त होता है। बहुत ही साधारण विधि में आपको बताइए मैंने, जल्दी याद हो जाएगी। एक बार वीडियो को 2-3 बार देख लेना, जल्दी से याद हो जाएगी। अब देखिए इसके भौतिक गुण, इसके भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण देखो इसके, यह जल के अल्प मात्रा में विलय है, इसका विलयन क्षारीय होता है। एक तो भौतिक गुण हमारा ये हो गया। अब देखिए इसे कच्चे दूध में मिलाने से दूध देरी से फटता है। यदि हम कच्चे दूध में इसे मिला देंगे तो दूध देरी से फटता है। अब देखिए इसका रासायनिक गुण, एक तो ऊष्मा का प्रभाव देख लो, इसे 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट में अपघटित हो जाता है। किसमें हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट में। 100 डिग्री सेल्सियस पे तोड़ दिया इसे तो Na2CO3 निकल गया। जो भी पीछे रासायनिक बताई आपको मैंने कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर, उसी की बिल्कुल समीकरण है। समीकरण एक बार गौर से देख लो, एक एक समीकरण आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन में काम आ जाएगी। अब के देखो अम्लों से क्रिया, तनु अम्लों से क्रिया करके यह लवण तथा जल बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। NaHCO3 प्लस हमने अम्ल मिला दिया कौन सा, HCl, ये अम्ल हो गया। देखो नमक हमारा अलग लेकर गया, सोडियम क्लोराइड, जल अलग और कार्बन डाइऑक्साइड अलग, ठीक है। अब इसके उपयोग देखिए, इसका उपयोग है, एक तो आग बुझाने वाले यंत्रों में काम आता है। किसमें, आग बुझाने वाले यंत्रों में। और दूसरा इसका पेट में अम्लता जो हो जाती है, जिसका कारण हमें खट्टी खट्टी डकार आती हैं, अम्लता हो जाने पर दवा के रूप में काम आता है, जो जिसे खट्टी खट्टी, जो जिसे हम कवच बोलते हैं, ठीक है। हो गया। अब आपको मैंने किस क्वेश्चन बता दिया, अब 3। अब देखिए अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक गुण सूत्र लिखिए। निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से, इसे ही लिख देना। देखिए इसका रासायनिक सूत्र व नाम। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है CaSO4 × 1/2H2। या तो ये लिख दो, या ये है CaSO4 का होल ट्वाइस × H2, या ये लिख दो। अब देखिए इसके बनाने की विधि, देखिए इसकी बनाने की विधि। जिप्सम को, ये क्या है हमारा जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, ठीक है। जिप्सम को क्या करने पर 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दो, हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ये देखो जिप्सम CaSO4 × 2H2O 120 डिग्री पर गर्म कर दिया, क्या मिल गया हमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और जल अलग निकल गया। इसका गुणधर्म देखो, यह सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। किस रंग का, सफ़ेद रंग का। एक तो ये हो गया हमारा, एक देख लो इस पर जल का प्रभाव। जल का प्रभाव ये रहा देखो कि पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बनता है, ठीक है। जैसे CaSO4 का होल ट्वाइस × H2O + 3H2O, जिप्सम बन गया, ये रहा हमारा। अब देखो इसके उपयोग, क्या देखना है इसके उपयोग, 2 उपयोग देखिए। उपयोग इसके,
अस्पतालों में टूटी हड्डी जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में काम आता है, जो कि हमारा डॉक्टर हमारे जो किसी की हड्डी टूट जाती है उस पर प्लास्टर पे खड़िया सीने लगाती हैं चौक, वो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। और चौक बनाने के काम आता है, जो कि हम स्कूल में यूज करते हैं बोर्ड पर चौक, वो इसी के काम में आता है। और दांतों के फरमे बनाने में, जो हमारे दांत के फरमे बनते हैं, ठीक है। अब ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साबुनीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। या तो ये लॉन्ग में आएगा ये शॉर्ट में आएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा क्या शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर में ये देखो ये है और ये इसकी समीकरण है, इसे याद कर लेना। मैंने आपको बता दिया कि यदि मैं आपको समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं आपको बस केवल ये बता रहा हूँ कि कौन कौन से एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप, मैं जानता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यदि समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये देखिए 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक क्वेश्चन हर साल आता है, या तो ये आधुनिक आवर्त नियम आ जाए या मेंडलीव की आवर्त सारणी आ जाए। इनमें से आपको एक याद करना है, देखो अपने मॉडल से या याद करना, या आपके जो भी आपने टीचर ने आपके नोट्स बनवाए होंगे उससे याद करना। मैं आपको केवल निशान लगवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं थोड़ा देरी से काम करने लगा हूँ चैनल पर, देरी से काम किया नहीं, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से अपनी लैंग्वेज में समझाता, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन फंस जाएंगे। ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें बता रहा हूँ इन्हीं क्वेश्चनों को याद करो, याद है तो इनको रिवाइज करो। आधुनिक आवर्त नियम हो गया। अब ये देखिए मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी, या तो आधुनिक आवर्त नियम आएगा या मेंडलीव की आवर्त सारणी। मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, 5 क्वेश्चनों में से 2 क्वेश्चन आपको 100% आएंगे, जो कि अथवा में आएंगे। आपको केवल एक क्वेश्चन करना है, और इन्हीं 5 में से आपको शॉर्ट आंसर आने के भी चांस रहेंगे। और मैं आपको एक शॉर्ट क्वेश्चनों की भी एक वीडियो डालूंगा, उसमें लगभग 15-20 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उन्हीं में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। अब देखिए, अब हमने पार्ट शुरू कर दिया बायोलॉजी का। बायोलॉजी में भी आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा, 4 में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो देखिए, मनुष्य के पाचन तंत्र या आहारनाल का नामांकित चित्र, ठीक है, इसका चित्र बनाना है, और आपको पार्ट वाइज इसकी क्या करनी है, व्याख्या करनी है। थोड़े थोड़ी आपको समझाना है कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। ये देखो, आमाशय हो गया, आपकी हेडिंग छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, आहार नाल से संबंधित पाचन ग्रंथि हो गई है, ठीक है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद करना है। फिर देखिए मानव हृदय का, अब क्या मानव हृदय, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, मानव हृदय की आंतरिक संरचना तथा क्रियाविधि का संचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य का पाचन तंत्र और ये दोनों, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन बताऊंगा बायोलॉजी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आ जाएगा। देखो ये इसकी हेडिंग है, पंपिंग अंग हृदय, मानव हृदय की आंतरिक संरचना, ठीक है। और इसकी एक क्रियाविधि और याद करनी है, बस आपको बस यही याद करना है, इसकी क्रियाविधि, बस यदि मानव हृदय की क्रिया विधि। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, इसमें देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन में देखिए वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसकी क्रिया, महत्व, टिप्पणी, ठीक है। वाष्पोत्सर्जन का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए किसी भी नाम से, इसे ही लिखना है, ठीक है ना। अब ये देखिए ये रहा, ठीक है। वीडियो समझ में आ रही है कि मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे से, ठीक है। ये करना है, और इसका पार्ट अभी आगे है। ये देखिए इसका कुछ बचा पार्ट इधर भी है, वाष्पो उत्सर्जन तथा बिंदु श्रावण में अंतर, ठीक है। और जितने भी बायोलॉजी में अंतर हैं, धमनी स्राव में अंतर, वाष्पोत्सर्जन या बिंदु श्रावण में अंतर, ये 4 या 3 या 4 अंतर हैं। इन्हीं में से आपको 3-4 इन्हीं में अंतरों में से आपको एक अंतर मिलेगा शॉर्ट आंसर में, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन और बचा बस बायोलॉजी का। ये देखिए बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है, कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों के विभिन्न भागों से होने वाले कायिक जनन का उल्लेख कीजिए, या पौधों में कायनिक जनन पर टिप्पणी, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये देखिए कायिक जनन, प्राकृतिक कायिक जनन कौन से होते हैं, जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन, और प्रेलिकाओं द्वारा
भूमिगत तनों द्वारा और अर्धवादीय तनों द्वारा, ठीक है ना। और ये देखिए पत्तियों द्वारा, और इसका ख भाग कृत्रिम कायिक जनन, ठीक है। ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है, थोड़ा सा बस जो 1.5 पेज पे आ जाए इतना लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। और ये देखिए इसका ये चित्र है, ये चित्र भी बना के हमें आना है। देखिए जो जिसे हम ये कहते हैं ना कि हमने कलम चढ़ा दी, वो यही है कृत्रिम कायिक जनन। मतलब जो एक पेड़ की टहनी दूसरे पेड़ पे जो हम लगा देते हैं वही क्या है, हमें कृत्रिम कायिक जनन है, ठीक है। बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब देखिए अब चलते हैं भौतिक विज्ञान पर। देखिए अब भौतिक विज्ञान में देखिए हमें एक तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के नियम याद रखने हैं। शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में हमसे या विकल्प में पूछा जा सकता है कि परावर्तन या अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। अब देखिए हम इसमें जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग, एक उत्तल लेंस के सामने एक वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के माध्य, ठीक है ना, कि उत्तल लेंस के सामने कोई वस्तु रखी है, उसका हमें प्रकाश किरण खींच के बताना है कि प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य हो, दूसरा हमारा 2f पर हो, और तीसरा हमारा अनंत पर रखी वस्तु हो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के चांस ज़्यादा होते हैं आने के लिए। जो पुराना सिलेबस था उसमें एक क्वेश्चन और था जो हमारा ये फॉर्मूला ना 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये हमारा निगमन करने के लिए आता था, तो वो अब हमारे सिलेबस में है नहीं, तो उसके स्थान पर अब ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये 3-4 पार्टों में है, ये याद करना है। या तो वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाएगा आपसे लघु में, या लॉन्ग में पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दूसरा वाला, पहला वाला था तो हमारा जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के मध्य हो। अब क्या है हमारा, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, 2f पर, ठीक है। और तीसरा है इसमें जब वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर रखी हो। ये तीनों पार्ट याद कर लेना, तीनों में से ही या तो शॉर्ट में आएगा या ये लॉन्ग में आएगा। अब देखिए क्वेश्चन है हमारा निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष। इन क्वेश्चनों में से आने के चांस भी रहते हैं, शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए, आएगा जरूर, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ मैं, ठीक है। या तो निकट दृष्टि दोष आ जाए या दूरदृष्टि दोष आ जाए। इसके कारण निवारण, इसको कैसे दूर किया जाता है, ठीक है, इसमें क्या परेशानी होती है व्यक्ति को, ये हमारे क्वेश्चन है, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा कौन सा, दूरदृष्टि दोष इसे कहते हैं। इसका दोष का निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख खींचकर बताइए, ठीक है। या तो निकट दृष्टि दोष या दूरदृष्टि दोष, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में आपके में, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका वर्ण विक्षेपण, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। वर्ण विक्षेपण, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष, 3 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा क्वेश्चन हो गया हमारा उत्तल लेंस के सामने रखी जो वस्तुएं 2f पर हो या अनंत पर हो या फोकस के मध्य हो, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इसके ज़्यादा चांस नहीं है लेकिन आ जाता है ये भी, ठीक है। अब इस चैप्टर के जो मोस्ट क्वेश्चन है विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये देखिएगा क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र आरेख खींचकर इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त विलय का क्या महत्व है, ठीक है। तो आपको 3 पार्ट में याद करना है। ये याद कैसे करना है, इसकी छोटा सा एक मैं बताता हूँ। यदि आप इसको चित्र बनाकर याद करोगे, क्या बनाकर, चित्र बनाकर, यदि आप इसको चित्र बनाकर याद करोगे तो बहुत ही जल्दी ये आपको याद हो जाएगा चित्र के द्वारा। जो जो हमारे पार्ट इसमें हैं उन्हीं को याद करना। देखो चुंबक क्षेत्र है, आर्मेचर है, विभक्त विलय है, ब्रूस हैं, और हमारी क्या है, क्रियाविधि है, ठीक है। और इसका देखिए क्रियाविधि के साथ साथ ये विभक्त विलय का क्या है, महत्व भी है कि हमारा विभक्त विलय काम किस चीज़ के आता है, कि क्या काम है इसका, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा मैं जानता हूँ। आपको याद जो करने हैं अपने मॉडल से ही करने हैं या आपके अपने नोट से करने, जैसे भी आपका है। ये डायनोमा, एक डायनोमो का याद करना है। और एक क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए ये डायनोमो का हो गया पूरा क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। डायनोमो का चित्र से ही याद हो जाएगा। ये दोनों बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं याद हो जाएंगे चित्र से ही। अब ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है ना, इसकी संरचना एवं क्रियाविधि,
चित्र द्वारा इसको बनाइए, जिसको जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर। ठीक है, ये देखिएगा ये क्वेश्चन ये रहा, ये भी चित्र से ही, इन्हें जितना चित्र से याद करोगे इतना अच्छा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके लिए जल्द ही एक वीडियो और लाऊंगा अच्छी से IUPAC नाम की। बहुत ही आसान तरीके से IUPAC नाम लिखना सिखा दूँ, केवल 5 मिनट में आपको IUPAC नाम 2 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। ठीक है, धन्यवाद।